नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एनेक्सी भवन के सभागार में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट 2026-27 की मुख्य बातें साझा की। उन्होंने कहा कि यह कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी सोच को दर्शाता है। मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत को केंद्र में रखकर यह बजट रचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और सतत सार्वजनिक निवेश पर आधारित है। बजट का सीधा लाभ रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवार की क्रय शक्ति और सार्वभौमिक सेवाओं के रूप में जनता तक पहुंचेगा। यह बजट युवा नेतृत्व संवाद 2026 से प्रेरित और युवा शक्ति पर केंद्रित है। बीएल वर्मा ने कहा कि बजट 3 स्तंभों पर आधारित है: तेज और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षमता निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रभावी सुशासन। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर और जन विश्वास अधिनियम का प्रस्ताव बजट की बड़ी उपलब्धि है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड और स्वावलंबी भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। कृषि और मत्स्य क्षेत्र में उच्च मूल्य फसलों, नारियल, काजू, कोको तथा जलाशयों के विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही प्रत्येक जिले में कन्या छात्रावास की स्थापना और दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण व आजीविका के अवसर भी प्रस्तावित है। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, गोरखपुर में बजट 2026-27 पर पत्रकार वार्ता के संबंध में हमारे दोनों ही भाजपा के जिलाध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, मेयर साहब राहुल श्रीवास्तव जी और हमारे सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, छायाकार मित्रों, यह बजट 2026-27 आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने अब तक का सबसे बड़ा बजट, लगभग 54.25 लाख करोड़ के आकार का बजट, और एक ऐसा बजट जो आज की आवश्यकताओं को ही पूरा करता है और साथ ही साथ वर्ष 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा हो, उस समय विकसित भारत का संकल्प हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का 2047 के रोड मैप का भी बजट। यह बजट युवाओं को पंख देने वाला बजट है। यह बजट किसानों को और महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट है। यह बजट गरीबों को सशक्त करने वाला बजट है। यह बजट दिव्यांगजन और डीएनटी को भी सशक्त करने वाला बजट है। यह बजट मिडिल क्लास से लेकर सभी को कहीं ना कहीं सशक्त करने वाला बजट है और इसमें खास तौर से विकसित भारत 2047 की दिशा में एक मजबूत और आत्मविश्वासी कदम जो 3 मूल कर्तव्यों पर आधारित है। पहला है तेज और सतत आर्थिक वृद्धि, दूसरा है जन आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण, और तीसरा है प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुशासन। तब मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रिफॉर्म एक्सप्रेस जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का काम कर रहा है और 350 से भी अधिक सुधार, डीरेगुलेशन, अनुपालन बोझ में कमी, विश्वास आधारित शासन ने भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाने का काम हुआ है। मैं पत्रकार साथियों के बीच में कहना चाहता हूं
मैंने जहाँ पर कहा कि बजट किसानों के लिए, किसानों को इसलिए कि 2014 से पहले जब यूपीए सरकार का आखिरी बजट था उस समय 21,900 करोड़ का बजट था कृषि के लिए, लेकिन उस बजट को बढ़ाते बढ़ाते किसानों को सशक्त करते हुए आज बजट लगभग 7.5 गुना 1,62,000 करोड़ का बजट हुआ है। समाज के लिए सशक्त करने के लिए एक DNT सहायक, दिव्यांग सहायक योजना भी लागू करने का काम हुआ है। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि रक्षा के क्षेत्र में लगातार बजट में वृद्धि होती रही है। इस बार एक ऐतिहासिक वृद्धि, तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रक्षा क्षेत्र में वृद्धि की गई है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत को देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे स्वदेशी हथियारों का प्रयोग किया गया और ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने ही नहीं दुनिया ने देखा है, तो इसलिए हम रक्षा क्षेत्र में भी मजबूती के लिए हमने काम किया है। दूसरा मंत्रालय हमारा होता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। इसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मूल्य स्तरीकरण कोष होता है, जिसमें 3100 करोड़ की व्यवस्था थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में वित्त मंत्री जी ने 1000 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिससे ये व्यवस्था 4100 करोड़ तक हो जाती है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब करता हूँ तो एक तरह से चमत्कारिक काम दिखाई पड़ता है, जहाँ 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य हो, उनमें जहाँ पर केवल 2 लाख करोड़ तक की व्यवस्था होती थी, आज मोदी जी ने बढ़ाते इसको 12 लाख करोड़ तक की व्यवस्था करने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूँ कि लगातार हम काम कर रहे हैं। हम फिक्सल प्रूडेंस एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की दिशा में हमने फिक्सल डेफिसिट 4.3% ऑफ DGP को टारगेट करने का काम किया है, और ये अनुशासित रास्ता कर्ज को नियंत्रित रखते हुए विकास के लिए आर्थिक संसाधन सुरक्षित रखने का काम करेगा। SME मैंने बात की, SME की, तो 10,000 करोड़ प्लस टॉपअप 2,000 करोड़ की व्यवस्था से हम चैंपियंस बनने के लिए इक्विटी सपोर्ट के माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि भारत के विकास में MSME और भी लगातार बराबर योगदान देते रहे। साथ ही कॉर्पोरेट मित्रास जैसे प्रोफेशनल बॉडीज़ के जरिए मैंने टायर 2 और टियर 3 जो शहर रहते हैं, इसमें पैरा प्रोफेशनल सपोर्ट, माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए कंप्लायंस कास्ट कम अपने घर के पास शिक्षित और काबिल युवा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा क्यों न दें। अब तक हम बाहर दूसरे देशों की तरफ देखते थे, लेकिन आज जो विदेश में हमारे लोग गए थे वो भी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की चीज़ों को देख करके वापस आने के लिए विचार करते हैं। और मैं कह सकता हूँ इसमें चाहे कोस्टल कार्गो प्रमोशन हो, प्लस सी प्लेन की बात हो, कोस्टल इनलैंड शिपिंग शेयर को बढ़ाने के लिए स्वदेशी सी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग, रीजनल इंडस्ट्री और टूरिज्म कनेक्टिविटी, इसके माध्यम से भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की व्यवस्था की बात भी कही थी। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम, नए प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल फ्री, और साथ ही साथ इसके माध्यम से निजी सेक्टर बिना किसी चिंता के निवेश कर सके। अगर हम बात हेल्थ एंड केयर वर्क फोर्स की बात करते हैं तो इसमें 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए मेडिकल वैल्यू, टूरिज्म हब, जॉब्स, टूरिज्म एक्सपोर्ट, ये योजना युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर हेल्थ जॉब्स पैदा करने का काम करेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बजट नकारा ही साबित करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के बारे में? देखिए, राहुल गांधी हो, एनडीए गठबंधन के अन्य लोग, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जो 55-60 सालों में देश के किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को काम नहीं हुआ, विकास के लिए काम नहीं हुआ, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11.5 वर्षों में करने का काम किया है। चाहे हम पक्के आवास की बात करते हैं, पक्के आवास जो 60 सालों में नहीं बने होंगे, उससे ज़्यादा गरीबों को पक्के आवास बनाने का काम हुआ है। गरीबी हटाने का नारा तो एनडीए गठबंधन कांग्रेस के लोग देते रहे, लेकिन मैं कह सकता हूँ 25 करोड़ गरीब ऐसे जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, गरीबी से निकालने का काम अगर किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है।
चाहे वो पक्के घर हो, चाहे 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना के कनेक्शन 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक फ्री इलाज की व्यवस्था हो, और चाहे हर घर नल से जल, और साथ में हम कह सकते हैं किसान सम्मान निधि, जो किसान के खाते में कभी 2 पैसा देने का काम नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 4 लाख करोड़ किसानों के खाते में सीधा पहुंचाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मेरे देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवारजन हैं, और कोई मेरे परिवार का भूखा न सोवे, इसके लिए 5 किलो फ्री राशन देने का जो काम किया है। कई देशों की आबादी मिलाकर के जितनी नहीं होती है, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम होता है। ये भी मेरे मंत्रालय से होता है। आज 2017 से पहले की स्थिति को देखें, जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के नहीं थे, उस समय राशन के कोटों का क्या हाल था, गरीबों को राशन कैसे मिलता था। लेकिन आज गरीबों का राशन निश्चित रूप से राशन का कोटेदार देता इसलिए है, उसमें पोस्ट मशीन लगाने का काम किया है। हमने वेइंग मशीन यानी वजन तोलने की मशीन लगाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों के लिए निर्बाध रूप से हम फ्री राशन देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज भारत जिस तरह से तेज़ी के साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़ रहा है, और दुनिया में जिस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ रही है, ये हमारे इंडी गठबंधन के लोग, हाल तो राहुल जी की बात करते हैं, राहुल जी की बातों के लिए अब कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से लेते नहीं हैं। अभी आपने देखा है कब क्या कैसे बोलते हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि 2014 से पहले का भारत वो भारत था जो निराशा के भाव में जीने वाला भारत था। लेकिन आज का भारत वो भारत है कि दुनिया की तरफ नहीं देखता है, आज दुनिया भारत की ओर देखती है, और भारत दुनिया के किसी देश में आंख से आंख डालकर बात। लेकिन आपकी सरकार में आपके विधायक ही जो है मंत्री से और विभाग की कार्यशैली से ही निराश है। बवाल हो रहा है, चरखारी में मंत्री घेर लेता है आपका विधायक ही जो है, किडनैपिंग का आरोप लगता है। देखिए, अगर हम कहें पहले भ्रष्टाचार की स्थिति क्या होती थी, यही प्रधानमंत्री जब स्वर्गीय राजीव गांधी थे उस उन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, विकास के अंतिम छोर पर पहुँचते पहुँचते 15 पैसा पहुँचता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए 55 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन खाते खुलवा करके, चाहे मैं वही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, चाहे आप उठाकर देखेंगे, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोई माई का लाल किसान का बेटा नहीं कह सकता कि 2000 में से 1 रुपया भी कम आता है। तो हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है, और मैं कह सकता हूँ कई इस प्रकार की कमियां अगर सरकारी मिश्रित कारण से नहीं आती हैं, जो आपने कहा है, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी दंडित होते हैं। और जो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, दोनों की योजनाओं का लाभ कैसे जनता तक नीचे तक पहुंचे, इसका काम हमारी दोनों सरकारें पूरी तरह से करती हैं। क्या आपको भी शौच के समय खून आने की शिकायत है, या सालों से बवासीर, भगंदर, फिस्टूला, फिशर जैसी परेशानी आपका साथ नहीं छोड़ रही? तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि अमृतम क्लिनिक में आपकी बीमारी की सिर्फ 15 मिनट में इंजेक्शन, लेजर या क्षार सूत्र विधि द्वारा प्रभावी तरीके से निजात दिलाया जाता है। डॉक्टर मयंक कुमार गुप्ता, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो देर मत कीजिए, विजिट कीजिए अमृतम क्लिनिक, राघव नगर, सेंट्रल बैंक के सामने, देवरिया। कॉल 7525 961848।